जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है तंग। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। चाय नाश्ता करने के बाद प्रतिमा जी बार बार अपने फोन की तरफ देख रही थी। आज उनकी बेटी की रिपोर्ट आनी थी। हालांकि उसकी प्रेगनेंसी 7 महीने पूरे कर चुकी, मगर उसके बिगड़ते स्वास्थ्य को देख डॉक्टर ने सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट करवाए थे। बस अभी अपनी बिटिया के फोन का इंतजार कर रही थी कि जल्दी से पता चले कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं, तब उनके कलेजे को ठंडक पड़े। इतने में फोन बजा और प्रतिमा जी इधर उधर देखकर अपने कमरे की तरफ भागी। तुरंत फोन उठा पूछी, क्या हुआ बेटे, सब ठीक तो है ना? बस एक बार बता दे, मुझसे रहा नहीं जा रहा। कोई आवाज न सुन फिर बोली, अरे बोल दे, मेरी जान निकली जा रही है। उधर काव्या सोनोग्राफी रिपोर्ट हाथ में लिए सिसकते हुए बोली, मेरे बच्चे का विकास जितना होना चाहिए था उतनी हुई नहीं। वो बहुत कमजोर है। मुझे भी एनीमिया निकला है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरी जचकी में बहुत रिस्क, या तो मैं या बच्चा, किसी एक की जान ही बचेगी। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि मुझे अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है। मगर आप तो मेरी सास को जानती हैं, 2 वक्त की रोटी भी चैन से खाने नहीं देती। अगर कभी भूख लगे तो कहती है, ज्यादा खाएगी शरीर फूल जाएगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी की बजाय ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इतना खर्चा कौन करेगा? मुझे बहुत थकान और कमजोरी महसूस होती है, मगर कभी भी मुझे आराम नहीं करने देती। कहती है, हाथ पांव चलाती रहो, स्वस्थ रहोगी, वरना ऐसे तो खटिया पकड़ लोगी तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? बेटा, दामाद जी से बात कर, यह रिपोर्ट दिखा और बोल तुझे खाने पीने और आराम करने की कितनी जरूरत है। हर्ष जी तो अपनी माँ की कहे पर ही चलते हैं, आज्ञाकारी पुत्र जो ठहरे। जब से मैं गर्भवती हुई हूँ तब से महीने में 1-2 बार ही शहर से वापस आते हैं। और तो और सासू माँ मुझे फोन भी नहीं करने देती। कहती हैं, बार बार मेरे बेटे को फोन कर परेशान मत किया करो, बेचारा मेहनत करता है, तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? अभी भी सासू माँ सत्संग गई है, इसलिए तुमसे इतनी बात कर पा रही हूँ, वरना वह मुझे कहीं भी फोन नहीं करने देती। माँ, मुझे इस नरक से वापस बुला लो। बोलते हुए काव्या फपक पड़ी। अपने जिगर के टुकड़े का रोना सुन प्रतिमा जी का कलेजा मुंह को आ रहा था। इतने लाड प्यार से पाली बेटी की ऐसी हालत देख उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अपनी साड़ी के पल्ले से आंसू पोंछ पलटी ही थी तो देखा बहू रुचि सामने खड़ी थी, जो कि अपनी सास ननद की बात स्पीकर ऑन होने की वजह से सुन चुकी थी। जाने क्या था उन आंखों में। गहरे शांत समुद्र सी आंखें थी, मगर चीख चीख कर कह रहे थे, जैसी करनी वैसी भरनी। 4 साल पहले रुचि इस घर की बहू बनकर आई, जिसने पूरे मन से अपने ससुराल में रमने की कोशिश की, सबको खुश करने में लगी रहती, मगर शिकायतें खत्म नहीं होती। इसी बीच जब वह गर्भवती हुई तो पहले की तरह जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती, जिसको लेकर प्रतिमा जी एक ही ताना मारती, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, घर परिवार संभाला है, तुम कुछ अनोखा काम नहीं कर रही, जो आराम करने के बहाने ढूंढती रहती हो। यहाँ तक कि उसके खान पान में भी कमी कर रही थी। बाहर से कुछ लाने की अनुमति तो थी ही नहीं। घर में जो बनता तो वह भी जब सब खा लेते हैं उसके बाद उसे खाने को मिलता। यही नहीं, कोई तकलीफ होने पर डॉक्टर के पास ले जाने में भी उन्हें बड़ा कष्ट होता। कहती हूँ, बार बार डॉक्टर के चक्कर काटोगी तो पैसा बर्बाद होगा ही, साथ में तुम्हें दवाइयाँ खिला खिला कर ही मार देगी। रुचि कहती, मैं कुछ दिन अपने मायके रह आती हूँ, मन बदल जाएगा। तब प्रतिमा जी बोलती, बहू तुम्हारा दिमाग खराब है, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम अपनी बहू की देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए मायके भेज दिया। और तुम्हारी माँ तो है नहीं, फिर तुम क्या सोचती हो तुम्हारी भाभी तुम्हें आराम कराएगी? कभी नहीं। और तुम यहाँ से चली गई तो काम कौन करेगा?
देखो, मेरे तो घुटने में बहुत दर्द रहता है। काव्या का तो तुम्हें पता ही है, वह इस घर की लाडली बेटी है। वह तो एक गिलास पानी भी अपने हाथ से भरकर ना पी सकती। इसलिए तुम कहीं नहीं जा रही, समझी? थक कर रुचि ने अपने पति से इस बारे में बोली तो वे बोले, माँ अनुभवी है, तुम उसके कहे पर ही चलो। देखना तुम्हारी डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी लापरवाही के चलते सौम्या को समय से पहले दर्द होने लगे, मगर सास ने यह बोलकर उसे चुप करा दिया कि बच्चा अपने समय पर ही आता है। यह छोटे मोटे दर्द तो उठते रहते हैं, चुपचाप काम में लगे रहो, कोई दर्द तुम्हें याद नहीं आएंगे। मगर यह क्या, अगली सुबह उसे असहनीय दर्द, ब्लीडिंग होने लगी और वह बेहोश हो गई। तब जाकर पति राघव ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां बहुत ही मुश्किल से जच्चा और बच्चा दोनों की जान बची। डॉक्टर ने भी राघव को खूब खरी खोटी सुनाई। आपने अपनी पत्नी की जान कितने बड़े खतरे में डाल दी थी, आपको अंदाजा भी है। 1 मिनट की देर और हो जाती तो दोनों मर चुके होते। इतना सुनते ही राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डॉक्टर से माफी मांगी और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, ऐसा वादा किया। बस उस दिन से रुचि का मन अपने ससुराल वालों के लिए जी खट्टा हो गया। अब वह किसी की नहीं सुनती, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, अपनी बात पर अड़ी रहती है। इसलिए अब वो असंस्कारी और बुरी बहू बन चुकी थी। मगर रुचि को समझ में आ गया था, अगर हक की लड़ाई नहीं करेगी तो कल को उसे और उसकी बेटी दोनों को ऐसे ही मरने छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि प्रतिमा जी को इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता था। मगर आज जब अपनी बेटी तड़प रही थी तो उन्हें अपनी बहू का दर्द दिखाई देने लगा। माँ जी, एक काम कीजिए, अभी आप कुसुम आंटी को फोन करिए और कहिए आप दीदी की डिलीवरी मायके में कराना चाहती हैं। मगर उसकी सास बहुत खड़ूस है, काव्या को नौकरानी बनाकर रखा है, घर के सारे काम करवाती है। दामाद भी अपनी माँ की कोई बात नहीं काटते, इसलिए उसका एक छत्र राज चलता है। साथ में पता नहीं कहाँ से पुराने जमाने की आटा चक्की मंगवा ली है और रोज चक्की चलवाती है। कहती है तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, सारे खर्चे बच जाएंगे। ज्यादा मत सोचिए, आप फोन लगाइए, मैं सब संभाल लूंगी। रुचि पूरे आत्मविश्वास से बोली। अपनी बहू के कहने पर प्रतिमा जी ने समधन कुसुम जी को फोन लगाया। कुछ इधर उधर की बात करने के बाद कहा, काव्या को मायके भेज दीजिए। आपके यहाँ होते ही राघव को तो कुसुम जी बोली, समधन जी आपका दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे। बहू की सेवा करने की बारी आई तो हमने उसे मायके भेज दिया, और फिर हमारे घर में दो दो शादियां आ रही है। घर की बहू नहीं रहेगी तो पूरी दुनिया मुझ पर थू थू करेगी, और फिर काम तो सारा उसे ही करना है। आखिर लोग बहू किस लिए लाते हैं घर में, आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं। उनकी कड़वी बातें सुन प्रतिमा जी तिलमिला उठी। सच, उनकी सोच भी तो इतनी ही घटिया है। उन्होंने कौन अपनी बहू को मान सम्मान दिया, कभी उसकी परवाह की, कभी उसे इंसान समझा। वो तो आज उनकी बेटी पर गुजर रही है तो अकल ठिकाने आ गई। कुसुम जी की बातें सुन रुचि बोली, आंटी जी आपने बिल्कुल सही कहा, बहुएं तो काम करने के लिए आती है। चलो अच्छा ही हुआ कि आपने खुद ही मना कर दिया, हमारी जान छूटी। मतलब क्या कहना चाहती हो? यही कि अगर काव्या दीदी यहाँ आ जाती तो हमारा कितना खर्चा बढ़ जाता, ऊपर से डिलीवरी। आखिर किसे पता है नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से। सुना है लाखों खर्च होते हैं अस्पताल में, उसके बाद जच्चा बच्चा की देखरेख, खाना पीना। सच में आप बहुत महान हैं जो इतना खर्चा भी करेंगी और बहू की इतनी सेवा करेंगी। हम तो धन्य हो गए आप जैसी महान सास पाकर। रुचि की बात सुन वे सोचने लगी, हे भगवान, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो सिर्फ काम की सोच रही हूँ, खर्चों के बारे में तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। सच, आजकल कितना पैसा खर्च होता है। अगर मैं बहू को मायके भेज दूं तो सब कुछ फ्री में हो जाएगा। सोच तपाक से बोली, अरे बेटी, अब प्रतिमा जी का इतना मन है
तो मैं उन्हें उनकी बेटी से अलग कैसे करूं? उनका भी तो मन होता होगा अपनी बिटिया को अपनी आंखों के सामने रखने का, लाड चाव करने का। एक काम करो, राघव को कल ही भेज दो। मैं खुद उसकी पैकिंग करूंगी और आप उसे 6 महीने से पहले ना भेजना। हाँ, मैं अस्पताल आकर अपने पोते का मुंह जरूर देख लूंगी। कहते हुए फोन रख दिया। इधर प्रतिमा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कुसुम जी को अचानक क्या हुआ। तब रुचि बोली, जो लोग कुटिल और लालची होते हैं उनसे उन्हीं की भाषा में बात की जाए तो उन्हें समझ में आ जाती है। वही हुआ। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था, मैंने उंगली टेढ़ी कर दी। उसकी बात सुन प्रतिमा जी को बहुत पश्चाताप हुआ। मैंने अपनी बहू को कितना तंग किया, मगर आज उसे मेरी परेशानी नहीं देखी गई। काश मैं भी पत्थर दिल ना होती और अपनी बहू का दर्द समझती। सोचते हुए बोली, रुचि बहू, मुझे माफ कर दे। बहू, मैंने तेरे साथ क्या नहीं किया, फिर भी तुमने आज मेरी बेटी के बारे में इतना सोचा। माँ जी, आप आगे कुछ कहें इससे पहले आप मेरी सुन लें। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए और ना ही मैं आपको माफ कर पाऊंगी। मुझे आपके मुंह से बुरी बहू कहलाना ही पसंद है। आप मुझे वही कहिए। आपने हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचा, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। काव्या मेरी ननद है, यह सोचकर मैंने मदद नहीं की। इंसान की मदद करना दूसरे इंसान का फर्ज है। बस मैंने अपनी इंसानियत निभाई है। रुचि कहते हुए अपने कमरे में चली गई। अब प्रतिमा जी के पास अपने किए पर अफसोस के अलावा कुछ नहीं था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।